सो हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताता हूं कि क्या होता है वर्क पावर एनर्जी। काफ़ी आसान सा टॉपिक है। हम इस चैप्टर में आ चुके हैं, पीछे हमने बहुत सारा चीज़ें की है, तो कुछ कुछ चीज़ें बच्चों यूज होंगे। ये बच्चों इसमें यूज होते हैं, पीछे के जो आपने चीज़ें पढ़े होंगे, तो उसके लिए आप थोड़ी सी जानकारी पीछे के ले लेंगे तो आपको आसानी होगा इसको समझने में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ओके, आसान है बच्चों, आसान है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमें देखना है कि वर्क पावर और एनर्जी तीन टर्म्स ऐसे हैं जो इस पे पूरा चैप्टर्स बन गया। ये टर्म तीन ऐसे टर्म है जो हम रियल वर्ल्ड में भी यूज करते हैं। कहीं कहीं पे बोलते हैं ना, मैंने बहुत काम किया, मैंने वर्क किया, मेरे को काम करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी, तो एनर्जी भी हम लोग बोलते हैं। तो और बोलते हैं कि किसी चीज़ का पावर कितना है, ये चीज़ कितना पावर का है ना, ऐसी चीज़ें हम बोलते रहते हैं। तो वैसे ही बच्चों, चलिए आज आपको मैं इंट्रोडक्शन, सिर्फ इंट्रोडक्शन, तो आज कुछ बेसिक्स ही होने वाला है सिर्फ। ठीक है, ओके। तो पहले तो हम लोग, पता है बच्चों, पहले हम देखेंगे कि वर्क क्या होता है, फिर देखेंगे एनर्जी, और फिर देखेंगे पावर। ठीक है, आज नहीं देखेंगे, लेकिन ये पूरा चैप्टर ऐसे चलेगा। ठीक है, पहले वर्क, फिर एनर्जी, फिर पावर। ठीक है बच्चों, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्या चीज़ है ये। इंट्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि, देखिए आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। लेट्स अ फार्मर इज डूइंग इज डूइंग वर्क इन फील्ड। बच्चों, कोई किसान है जो कि खेत में काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो काम कर रहा है बच्चों, वो दिन रात काम कर रहा है फसल को उपजाने में, है ना। ये काम हो रहा है, ये मैं रियल वर्ल्ड का काम बता रहा हूँ। फिर मैं बताऊंगा कि फिजिक्स में कौन किसको काम बोला जाता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि एनर्जी में, आप मान लीजिए ना कि कैपेसिटी कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी आदमी की कितना कैपेसिटी है काम करने का, तो उसको एनर्जी बोल देते हैं, उसको एनर्जी बोल दिया जाता है ना बच्चों। और तीसरा चीज जो कि पावर है, तो इसको बोल देते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम कितना जल्दी हो रहा है, काम कितना जल्दी हो रहा है, उसको बोल देते हैं पावर। है ना बच्चों, आसान है यार। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, अगर फार्मर कोई काम कर रहा है फील्ड में, तो उसका उसको बोलेंगे कि वर्क, काम कर रहा है, ठीक है, आसानी से बोल देंगे। लेकिन कैपेसिटी टू डू वर्क, उस काम करने की कितना कैपेसिटी है ना। मेरा कैपेसिटी है, मैं 1 घंटे काम कर सकता हूँ, तो मेरा एनर्जी है 1 घंटे का, है ना। मेरा इतना कैपेसिटी है कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो मेरा उतना एनर्जी है दौड़ने का, 5 किलोमीटर दौड़ने का एनर्जी। और रेट ऑफ डूइंग वर्क, हम दौड़ेंगे 5 किलोमीटर, लेकिन हम कितना जल्दी दौड़ेंगे, वो पावर होता है। कितना जल्दी जल्दी हम दौड़ेंगे, मतलब कोई काम को जल्दी करना है ना, तो वो पावर में मेजर होता है। ठीक है, बोलते हैं ना, इस फैन चल रहा है ना, इसका पावर इतना है ना। तो ज़्यादा पावर होता है तो जल्दी जल्दी निपटता है और जल्दी काम को निपटाता है, वैसे ही समझ सकते हैं आप। ओके, जैसे ये फार्मर काम कर रहा होगा खेत में, तो इसको 1 दिन में करना है, लेकिन ये 1 घंटे में काम कर दिया, तो इसका पावर ज़्यादा हुआ ना बच्चों। 1 घंटे में काम कर दिया, वैसे समझिए। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये तो चीज़ें हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जब हम इन रियल वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया में ये चीज़ें हम देख पाते हैं ऐसे। लेकिन फिजिक्स में वर्क किसे बोला जाता है, ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो फिजिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों। फिजिक्स में वर्क किसे बोलते हैं, वर्क इस चीज़ को बोलते हैं व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, मतलब फोर्स किसी चीज़ पे लगाएं, अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेसेस, है ना बच्चों, वो डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना बच्चों। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स के सीधे डायरेक्शन में या उल्टा डायरेक्शन में, लेकिन डायरेक्शन में होगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्ट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को नहीं लेना है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलॉन्ग लेना है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज डन। देन वर्क इज डन, तब काम हुआ है। इन फिजिक्स, फिजिक्स में बच्चों हम ऐसे लेते हैं, है ना। फिजिक्स में ऐसे हम मानते हैं चीज़ों को। ठीक है, काम कब होगा,
ठीक है, काम कब होगा, हम ऐसे चीज़ों को मानते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगा दिया, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दिया और वो ऑब्जेक्ट चल गया उसी के डायरेक्शन में, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसेस मतलब कि कुछ डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे कवर हो गया उस ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स लगाने पर, तो उसी को हम लोग काम बोलेंगे। ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलरली लेंगे तो उसको काम नहीं मानेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आगे मैं चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओके, जैसे एग्जांपल में आप मान लेते हैं ना, एग्जांपल मान लीजिए काम कैसे होगा। मान लेते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी के द्वारा जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से नीचे ग्रेविटी लग रहा होगा ना mg, और ये कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, मान लेते हैं h डिस्टेंस कवर किया, और ये क्या है बच्चों, ग्राउंड है। अरे समझ बच्चों, ये ग्राउंड है, तो ये इतना h डिस्टेंस कवर करेगा और mg भी नीचे की तरफ ही लग रहा है इस पे, तो इसका मतलब ये h डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर किया। तो दोनों बच्चों सेम ही डायरेक्शन में हुए ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स ही तो है, तो फोर्स के डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ h। परपेंडिकुलर कहीं पे इधर फोर्स थोड़ी लग रहा है इस पे कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे काम होगा, है ना, काम होगा। ठीक है, अभी कितना होगा मैं अभी बताया नहीं हूँ, बट मैं अभी बताऊंगा आगे। तो काम कितना होगा बच्चों वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसको ऐसे बताया जाता है कि एफ इक्वल टू, एक पेज ऐड कर लेना चाहिए हमें, है ना बच्चों, एक पेज ऐड कर लेना चाहिए। ओके, देखिए जैसे कि जो वर्क होता है ना, उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में तो बोल देंगे ऐसे, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हम लोग वर्क बोल देंगे बच्चों। वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से, है ना, वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझना है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो आगे मैं एक और एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखिए वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, देखिए मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है बच्चों, मान लेते हैं कि ये हमने प्लेन बना दिया और हमारे पास क्या है बच्चों, कुछ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है प्लेन पे, ओके, और इस पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये फोर्स जो लग रहा है ना, इसका एंगल मुझे दे दिया है हॉरिजेंटल से, ये हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल से एंगल हमें थीटा दे दिया है। ओके, तो बच्चों बोल रहा है कि अगर ये ब्लॉक चलते चलते यहाँ तक आ गया, सेमी कलर से बनाते हैं, तो अगर ये ब्लॉक चलते 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 चलते, क्योंकि फोर्स लग रहा है ना बच्चों, फोर्स लग रहा है, तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक चलते चलते यहाँ तक आ गया, मतलब इसने डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया, ऐसे चल गया होगा, ऐसे फोर्स लगा रहे थे ना, ऊपर की तरफ से खींच रहे थे, तो यहाँ तक आ गया होगा, एम मास का ब्लॉक है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इस पे काम कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में काम कितना हुआ, वर्क कितना हुआ। तो इसको बताने के लिए इसका कंपोनेंट ले लीजिए, इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एफ कॉस ऑफ थीटा, और परपेंडिकुलरली क्या आ जाएगा बच्चों, एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि वर्क डन कब होगा, जब फोर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं, तो हो जाएगा वर्क डन के हो जाएगा बच्चों एफ कॉस थीटा, जो कि सिमिलर डायरेक्शन में होना चाहिए, इनटू डिस्प्लेसमेंट एस है ना, जो डिस्प्लेसमेंट एस है, और फोर्स भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है तो एक स्केलर आता है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब हम लोग वर्क डन को, जब कॉस थीटा आता है तो डॉट प्रोडक्ट आता है ना, और साइन थीटा आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है। मैंने तो वेक्टर में बताया बच्चों, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आएगा, लेकिन दो ये क्या हो जाएगा ना, वर्क डन क्या हो जाता है, यहाँ पे स्केलर हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है ना, कि वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, आसान है बच्चों।
तो हमने ये कैसे निकाल लिया, हमने ये कैसे निकाला, इस कंपोनेंट के द्वारा वर्क डन कितना होगा, ये होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, ये हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं। और ये इस कंपोनेंट से अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तब कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों सोचिए, नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि इसके देखिए ये ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट के ये फोर्स परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगता है, कोई भी वर्क नहीं होता है। वर्क क्यों नहीं होता है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन जाता है ना, एंगल 90 डिग्री बन जाता है, इसीलिए नहीं होता है। और डेफिनेशन वाइज भी आप समझ सकते हैं। ओके, आसान है यार, ठीक है। आई थिंक अगर आपको क्लियर होगा तो आप एक चीज़ और हमें बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं बच्चों, ये देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमें दे दिया है, ऐसा करके बिल्डिंग दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई बॉल है, बॉल को एक बारी हमने ऐसे फेंका, एक बारी ऐसे फेंका, एक बारी ऐसे फेंका और एक बारी ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है। ये एंगल थीटा है। हम बॉल को ऊपर से एच हाइट से ऐसे करके हम फेंक रहे हैं, और ये क्या है बच्चों, ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है। तो सारा का इनिशियल जैसे वेलोसिटी जो मान लेते हैं ना, यू है, सबको हम ऐसे करके फेंक रहे हैं, डायरेक्शन आप समझते हैं, एक को ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करके फेंक रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका वर्क डन कितना होगा। मैंने क्या बताया बच्चों, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन का हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, अरे समझ में। तो फोर्स mg इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इस क्या बोलते हैं, इस बॉल पे, ये बॉल जो होगा बच्चों इस पे तो नीचे की तरफ ही लग रहा होगा, और इसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्क। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है ये तो कॉमेडी हो गया, फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, क्योंकि एट लास्टली तो ये क्या होगा, ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, ऐसे फेंके तो ऐसे गिरेगा, ऐसे फेंके तो ऐसे गिरेगा, ऐसे फेंके तो ऊपर जाके ऐसे नीचे गिरेगा। तो जा सब जगह रहा है, ऐसे करके जा सब जगह रहा है, लेकिन ओवरऑल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एच ही हो रहा है, इस पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट एच ही हो रहा है, आप समझ रहे होंगे, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वर्क डन हमारा आ जाएगा mg, जो कि नीचे का फोर्स है, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, h है ना बच्चों, h है। तो ये सब के लिए हो गया, फॉर ऑल द केसेज, सभी केसेज के लिए हो गया, या तो इधर फेंकिए या फिर इधर, क्योंकि हमें h से मतलब है बच्चों, और mg नीचे की तरफ। और आगे अगर मैं आपको बताऊंगा आगे चीज़ें बच्चों, ये हो जाता है कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, हम किस पाथ पे ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है इनिशियल और फाइनल के बीच में, ठीक है। तो ये बताऊंगा आगे, ठीक है, अभी आपको इतना ही चीज़ समझना है। चलिए आगे बताता हूँ वो चीज़। ओके, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, हमने जो आपको अभी बताया बच्चों को क्या आ रहा था, डॉट प्रोडक्ट आ रहा था, डॉट प्रोडक्ट आ रहा था ना। हमने जो आपको क्या बताया, वर्क डन बताया बच्चों, वो एफ डॉट एस आ रहा था, मतलब कि एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी तो हो सकता है, तो उसी को बोलना है कि नेचर क्या होगा, ठीक है, नेचर क्या होगा ये बताना है। उससे पहले हम आपको मैक्सिमम मिनिमम बता देते हैं, है ना बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम। सोचिए ये स्केलर है बच्चों, ये जो वर्क डन है ये स्केलर है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका अगर मैं बोलूँ कि वर्क डन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वर्क डन मैक्सिमम कितना होगा बच्चों, आप क्या बोलेंगे, इसको मैक्सिमम कर दो। तो मान लेते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट है, तो कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है बच्चों, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, सोचिए बच्चों, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, और 1 ही तो मैक्सिमम वैल्यू होता है। ट्रिग्नोमेट्री में बताया, बेसिक मैथ्स आपको थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, है ना बच्चों, यूज होता है ना, इसीलिए बोलता हूँ उस टाइम पे बच्चों थोड़ा सा देख लीजिए, यूज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे पूरी तरीके से समझना है तो थोड़ा यूज होगा, तो थोड़ा समझना पड़ेगा ना, तो आप लोग समझ सकते हो वैसे, है ना। तो समझना है बच्चों, चीज़ों को छोड़ना नहीं है, समझ लेना है। ओके, तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि उस टाइम पे कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, जो कि मैक्सिमम होता है, ठीक है। 1 ही मैक्सिमम वैल्यू होता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। मैथ में आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा
कि यहाँ पे जो वर्क मैक्सिमम आ रहा था वो कितना आ जाएगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एफ एस। तो मतलब एफ एस आ जाएगा बच्चों, है ना। मैक्सिमम वैल्यू होता है एफ एस, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है बच्चों, वर्क डन का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू, जब थीटा 0 है तो इतना 90 होता है तो 0 हो जाता है। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, तो ये 0, तो इस पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा 0। लेकिन इससे भी मिनिमम हो सकता है, सोचिए कब होगा, सोचिए कब होगा बच्चों, सोचिए कब होगा, ये तब होगा जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए। सोचिए ना बच्चों, मैं आपको सोचने के लिए बोला था। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री पे 0 हो रहा है, लेकिन अगर कॉस 180 डिग्री कर दूँ तो इसका वैल्यू -1 होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो ये माइनस एफ एस हो जाएगा, ये हट के, क्योंकि इसका वैल्यू -1 होता है ना बच्चों। तो वर्क मिनिमम का वैल्यू और हो सकता है जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री होगा तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा माइनस का एफ एस, है ना। तो हमारा ये चीज़ होना चाहिए मिनिमम, ये मिनिमम नहीं है बच्चों ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम ये है ना। आपने सोचा होगा 0 आ जाएगा, लेकिन 0 से भी छोटा क्या होता है, माइनस वाली होती है, और ये स्केलर है तो इसमें माइनस प्लस लेंगे, वेक्टर होता है तो वो डायरेक्शन बताता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन की चीज़ें ये नहीं बताता है। नेगेटिव को हम लोग मिनिमम ही लेंगे, है ना। आपको क्लियर होगा कि वर्क डन माइनस का एफ एस आ जाएगा और मैक्सिमम एफ एस आ जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन मतलब कि नेचर ऑफ वर्क डन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है वर्क डन का वैल्यू, कब कब होगा वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए मान लेते हैं, पहले तो मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, और एक कभी कभी 0 हो जाएगा। चीज़ें आसान है बच्चों, बस एग्जाम्पल से समझ लेना है ना। पॉजिटिव वर्क डन कब हो जाएगा बच्चों, सोचिए मान लेते हैं कि एक बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर है, ये ऐसे करके बॉडी बिल्डर है आपका खड़ा है यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे डंबल उठाया हुआ है, होता है ना डंबल, डंबल ऐसे नहीं उठाते हम लोग जिम में जाके पूरा ऐसे ऐसे बनाते हैं ना बॉडी। तो इस डंबल को इसने क्या किया, क्या इसको बोलते हैं पता नहीं, इसको नीचे से उठा लिया, नीचे से उठाकर ऊपर ले गया, ऊपर ले गया, है ना। तो इसने कुछ काम किया ना बच्चों, अपना फोर्स एफ एक्सटर्नल, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल, इसने कुछ काम करके ऊपर ले गया इस डिस्टेंस, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हो गया, क्योंकि समझिए, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। जब फोर्स उस डायरेक्शन में लगे और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, देखिए फोर्स इधर लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ है बच्चों, इधर ही हुआ है, तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं वर्क डन का, एफ डॉट एस, है ना। तो एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि चल फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो दोनों पैरेलल हो गया, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो एफ एस कॉस थीटा, कॉस 0 1 होता है, मतलब कि पॉजिटिव आ जाएगा, एफ एस पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। अब यहाँ पे समझिए, अगर फोर्स ऐसे लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर पीछे की तरफ हो रहा हो, तब क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, एफ एस कॉस 180 हो जाएगा ना, क्योंकि ये इधर है और ये इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, है ना। लेकिन ये इधर है और ये भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कॉस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस का एफ एस, है ना बच्चों, ये प्लस का एफ एस, है ना बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर होगा, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी हो रहा है, ये अपना फोर्स लगा के, ये अपना फोर्स लगा के, क्योंकि हमको ताकत लगती है ना, हम खुद को फोर्स, खुद से फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, तो एफ एक्सटर्नल जो इसने लगाया होगा आदमी ने और ऊपर की तरफ चला गया, तो मतलब इधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स ही इधर लगा, तो मतलब कि पॉजिटिव होगा, प्लस का वर्क डन हो गया एफ एस। आ रहा समझ में। यही आदमी बच्चों क्या किया कि यहाँ पे खड़ा था, और यही आदमी ने फिर से एक ऐसे खड़ा था, एक डंबल उठाया, ऊपर की तरफ एक डंबल को उठाया, तो यहाँ पे वर्क डन किसका लेंगे, वर्क डन लेंगे mg का, mg इस पे नीचे लग रहा होगा बच्चों, नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना नीचे की तरफ, और ये उठाया किधर, नीचे से उठाया किधर, ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, मतलब कि s ऊपर की तरफ होगा, s ऊपर की तरफ, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, cos 180 -1 होता है, तो यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा माइनस का एफ एम जी इंटू एस,
देख रहे हैं नेगेटिव आ गया। जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, सोचिए बच्चों, जब यही आदमी खड़ा है, यही आदमी खड़ा है और ये डंबल को उठा के ऐसे, ये डंबल को उठा के अपने घर ले जा रहा है ये अपने, हाँ, अपने शरीर पे ऐसे डंबल को उठाया और घर ले जा रहा है, मतलब ये इधर की तरफ चल रहा है एस, और ऊपर की तरफ एफ एक्सटर्नल तो लग ही रहा था, जो कि पहले आपको मैंने बताया, देखिए यही था ना, ऊपर की तरफ उठाया तो फोर्स लगाया है ना बच्चों, और फोर्स लगा के ऐसे करके अपने घर ले जा रहा है डंबल को, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ऐसे करके ये घर जा रहा है अपना होम, और फोर्स ऊपर की तरफ एस इधर की तरफ, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, एफ एक्सटर्नल एस इंटू कॉस 90, तो ओवरऑल कॉस 90 बना के सब कर देगा जीरो, तो वर्क डन यहाँ पे जीरो हो रहा है। आपको भार तो बहुत लग रहा होगा क्योंकि हम उठा के उधर ले जा रहे हैं, लेकिन पैरेलली आपका जो वर्क डन है वो जीरो हो गया वर्क डन आपने कुछ किया ही नहीं इतना काम करने के बावजूद, इसीलिए फिजिक्स में वर्क डन सभी को नहीं बोला जाता है। आप समझ रहे होंगे मैंने किसको बोला है वर्क डन। आ रहा है बच्चों समझ में, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे चीज़ों को समझना है तभी समझ में आएगा। ओके, तो और भी बहुत सारी एग्जाम्पल होती है, अब सारे एग्जाम्पल तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा नहीं बच्चों, बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप समझ सकते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे, सवाल करेंगे तो और क्लियर होगा ना, सवाल ही करना है बच्चों में, एग्जाम्पल्स तो आप लोग बताते रहूँगा बीच बीच में, है ना। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, एक ये भी चीज़ है कि वेरिएबल फोर्स क्या होता है, जब हम लोग तो पढ़ रहे हैं अभी कि वर्क डन क्या हो रहा है, एफ डॉट एस, लेकिन यहाँ पे फोर्स क्या होगा, 4 न्यूटन होगा, 5 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग गुना कर लेंगे, मतलब कि एफ एस कॉस थीटा करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा, ये होगा तो ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अगर फोर्स का वैल्यू मुझे दे दिया 2x² आई कैप, अब क्या करें यहाँ पे, अब तो ये सब कांस्टेंट नहीं है, अब तो वेरिएबल आ गया ना, x का टर्म आ गया, तो इस तरह का अगर कहीं पे फोर्स दे दिया जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है वो दिखाता हूँ मैं आपको। उसके लिए आपको करना होगा वर्क डन, मतलब कि छोटा सा वर्क डन, डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एस, ठीक है बच्चों, और इसका बच्चों इंटीग्रेशन। अब बोलेंगे ये सब कहाँ से आ गया बच्चों इसलिए आ गया क्योंकि अगर हमें फोर्स का वैल्यू अगर वेरिएबल दिया है, मतलब फोर्स वेरी कर रहा है जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमको उसी के डायरेक्शन में लेना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, उसी के डायरेक्शन में हमें इंटीग्रेट करना होगा ताकि मुझे सारा वैल्यू मिल जाए। ओके, देखिए आप समझ रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एक्स डायरेक्शन, मतलब आई कैप में एक्स डायरेक्शन में ये भाग रहा है, तो हम लोग एक्स डायरेक्शन का सिर्फ लेंगे डिस्प्लेसमेंट, समझिए, भले ही ये वेरिएबल है लेकिन भाग किधर रहा है, एक्स डायरेक्शन, मतलब आई कैप में, तो आई कैप का ही डिस्प्लेसमेंट लेंगे क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो आई कैप मतलब कि एक्स डायरेक्शन का ही डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो ओवरऑल अगर इसका देखें, डी डब्ल्यू कितना आएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स आएगा बच्चों, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। आ रहा है समझ में बच्चों, क्योंकि ये आई कैप हमें बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे डी वाई नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे डी जेड नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगा है। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, आप सॉल्व, इंटीग्रेट कर देना है 2x² इंटू डी एक्स, मान लेते हैं ये x1 पॉइंट से x2 पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है बच्चों, कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, मैंने बेसिक में बताया है, सब कुछ बता रखा हूँ बच्चों, x के पावर 3/3 आ जाएगा और x1 से x2 चला जाएगा, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 2/3 x2 का क्यूब माइनस x1 का क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका वर्क डन ओवरऑल। आ रहा समझ में बच्चों, x1 x2 का कुछ वैल्यू दे दिया होगा तो आंसर आ जाएगा। एक तो ऐसे हो गया, लेकिन अगर कहीं पे आई कैप भी दे दिया, जे कैप दे दिया, के कैप भी दे दिया, तब कैसे करेंगे बच्चों, है ना। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि डॉट को क्यों हटा दिया, डॉट था ना, तो डॉट को इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पे बच्चों कॉस 0 डिग्री आ जाएगा ना, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली डॉट को हटा दिए, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली हमने डॉट को हटा दिया, क्योंकि एक्स में ये भी था, एक्स में ये भी था, दोनों एक्स में ही जा रहे हैं, तो एंगल दोनों के बीच है 0 क्योंकि पैरेलल हो गए। अब अगर आपको कहीं पे दे दिया जाए, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि फोर्स दे दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब एफ एक्स मान लेते हैं, ऐसे करके देखिए, ऐसे तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, है ना, ऐसे मान लेते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया है एस का वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि अब तीनों डायरेक्शन में चल रहा है बच्चों,
अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको। जेड के कैप, इस पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मोशन तीनों डायरेक्शन में हो रहा है, 3D में हो रहा है, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा ना, 3D में हो रहा है तो कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं वर्क डन क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, तो दोनों को यहाँ पे भी वही करना होगा। लिख देंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। कुछ नहीं करना है, वेरिएबल है तो क्या है, डॉट तो कर ही सकते हैं ना, जो दिया है क्वेश्चन बचा तो करेंगे, प्लस जे कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जैसा दिया वैसा तो करेंगे ही। तो डॉट प्रोडक्ट अगर हटाएंगे बच्चों तो आई कैप वाला तो 1 हो जाता है क्योंकि एंगल 0 डिग्री होता है, लेकिन आई कैप को जे के कैप के साथ करेंगे तो एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 0 हो जाएगा, तो इसके साथ 0, इसके साथ 0, पीछे मैंने बताया वैसा चीज़ है। इसका इसके साथ 0, लेकिन वाई वाला के साथ 1 आएगा, लेकिन इसके साथ फिर से 0, तो 0 वाला टर्म हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स एक्स, ठीक है, प्लस एफ वाई वाई सब क्या है, ये सब डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, एफ जेड जेड। तो ये हमारा ओवरऑल वर्क डन आ गया है ना, ओवरऑल वर्क डन आ गया। ओके, ऐसे चीज़ों को करते हैं। तो एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी ये चीज़ समझना है बस, ठीक है। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं बच्चों, आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें होती है। तो मास 1 kg दे दिया है, तो लिख लेते हैं मास 1 kg है, पुल्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर खिसका दिया गया। कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे जिसका 1 kg का मास है बच्चों, और ये ग्राउंड पे है, इसको हमने इधर फोर्स लगा के 8 न्यूटन का 1 मीटर खसका दिया। कितना खसकाया, 1 मीटर का खसका दिया, मतलब खींच दिया, ठीक है। तो यहाँ देन इसके बाद क्या किया, इट इज़ रेज्ड वर्टिकली एट हाइट ऑफ 2 मीटर, द नेट वर्क डन इज। इसके बाद यहाँ पे तो आ गया, इसके बाद हम ऊपर की तरफ खींच दिए, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, कितना मीटर खींच दिए, 2 मीटर खींच दिए बच्चों। कितना ऊपर खींच दिए, 2 मीटर खींच दिए ऊपर की तरफ, है ना। तो ओवरऑल वर्क डन बताना है, तो यहाँ से यहाँ पहले गया, पहले यहाँ से यहाँ गया, तो इसमें वर्क डन कितना हो गया बच्चों, W1 मान लेते हैं, वर्क डन कितना हो गया इसमें, एफ डॉट डी एस, एफ फोर्स 8 न्यूटन का लग रहा था, और इस डायरेक्शन में कितना हुआ बच्चों, 1 मीटर का इंटू 1, तो कितना हो गया 8 जूल। अच्छा, हमने आपको यूनिट नहीं बताया, वर्क डन का यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल होता है, ठीक है। और वर्क डन क्या हमने पढ़ा, एफ एस, मतलब डॉट प्रोडक्ट हटा के, तो फोर्स का होता है न्यूटन, और एस का मतलब सेकंड, सॉरी एस का मतलब सेकंड थोड़ी होता है, मीटर होता है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, है ना बच्चों, याद रखिएगा, वर्क डन का यूनिट न्यूटन मीटर, इसको बोलते हैं जूल में। अगर आप डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आपको मैं बता देता हूँ, न्यूटन का होता है ML/T-2, और एम यहाँ पे क्या है, मीटर, मतलब लेंथ है, तो एल लिख देंगे, तो इसका हो जाता है डायमेंशन ML/T-2, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे W1 8 जूल आ गया, यहाँ पे W2 कितना आ जाएगा, mg का वर्क डन यहाँ पे देखना है, mg का वर्क डन। अच्छा, mg यहाँ पे बोला नहीं, mg का वर्क डन लेना है या फिर 8 न्यूटन का है, हम 8 न्यूटन का ही लेंगे क्योंकि mg यहाँ पे बोला नहीं गया, ठीक है। 8 न्यूटन यहाँ पे भी फोर्स लगा रहा है, 8 न्यूटन लगा रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि इसके बाद हम ऊपर की तरफ खींच दिए, पहले हमने 8 न्यूटन से इधर खींचा और फिर 8 न्यूटन से ऊपर खींच दिया, तो 2 न्यूटन ऊपर की तरफ और 2 मीटर ऊपर की तरफ ही खींचा, ऊपर की तरफ दोनों है तो एंगल 0 डिग्री, मतलब डायरेक्टली 1 आता है ना, गुना करने से cos 0 1 हो जाता है, तो 8 × 2 हो जाएगा, मतलब कि 16 जूल ऊपर की तरफ। तो ओवरऑल वर्क डन कितना हो गया, ओवरऑल कितना हो गया बच्चों, W1 प्लस W2, मतलब कि 8 जूल प्लस 16 जूल, कितना हो जाएगा बच्चों, 24 जूल का वर्क डन हुआ है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। सही किया क्या हमने, गलत कर दिया, हमें बच्चों कितना आया, 24 जूल आया ना, 24 जूल दिया नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है ना कि इसका भी वर्क डन हो सकता है, क्योंकि mg नीचे लग रहा होगा ना, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं है इट विल बी रेज्ड वर्टिकली अपवर्ड एट हाइट इतना, तो नेट वर्क डन हमें बोला नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको बोल नहीं सकते हैं कि कितने का वर्क डन होगा, क्योंकि नीचे की तरफ भी तो mg लग रहा होगा, है ना, नीचे की तरफ भी तो mg लग रहा होगा। तो छोड़िए वो चीज़ें, ये समझिए बस, अभी आपको आगे हम बता देंगे। 8 न्यूटन ही लग रहा था और फोर्स वर्क डन इतने का हुआ, मतलब 24 जूल नहीं है तो नॉन ऑफ दीज कर देते हैं, है ना। आसान है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी हो जाते हैं। 10 kg का सैटेलाइट है जो कंप्लीट्स करता है रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, ये अर्थ है हमारा बच्चों, और एक कोई सैटेलाइट है जो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है अर्थ के अराउंड,
जैसे चांद करता है ना वैसे ही 100 किलोमीटर ऊपर है यहाँ से, 100 किलोमीटर ऊपर है, 108 मिनट में चक्कर लगा लेता है, टाइम लगता है 108 मिनट्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ, अर्थ अपने तरफ तो खींच रहा होगा ना, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो अर्थ अपने तरफ एफ ग्रेविटेशनल लगता है, तो अपने तरफ खींच रहा होगा, तो इसका वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन बच्चों जब ये चल रहा होगा तो एस हो रहा होगा ना, एस छोटे से टाइम के लिए, मतलब डी डब्ल्यू मतलब छोटा सा वर्क डन छोटे से टाइम के लिए, एफ जी परपेंडिकुलरली होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और एस डॉट एस, तो एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स एस छोटा सा डी एस मान लेते हैं इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो कॉस 90 जीरो होता है बच्चों, तो वर्क डन तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये ऐसे फोर्स लग रहा है, ये जा ऐसे रहा है, चल ऐसे रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, आसान है बच्चों। अच्छा एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि पोजीशन वेक्टर दिया है एफ का, देखिए यही चीज़ मैं आपको पीछे बता रहा था, तो इस पे एग्जांपल आ गया है, कर लेते हैं। एफ जो दिया हुआ है 7 - 2x + 3x स्क्वायर न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है, एक्ट ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट, जिसका मास दे दिया है मुझे 2 kg का। ठीक है, टू डिस्प्लेस फ्रॉम x = 0 से x = 5 मीटर पे, पहले x = 0 पे था ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसको भगा के हमने x = 5 मीटर पे कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पूछ रहा है कि वर्क डन जूल में कितना होगा, तो वर्क डन क्या होता है बच्चों? एफ डॉट डी एस, एस लिख लेते हैं, डी एक्स एक्स डायरेक्शन हो गया है ना, तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी एस। तो चलिए बच्चों करते हैं, और अगर मुझे छोटा सा वर्क डन देखना है एफ डी एस, तो इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। और यहाँ पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हमें दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है, हम जो वहाँ पे पढ़ रहे थे एक्स में वाई में, तो वो जे कैप आई कैप दिया था ना बच्चों, इसलिए हम वहाँ पे ऐसे कर पा रहे थे। यहाँ पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, मतलब सिर्फ आई कैप में है, तो आई कैप मतलब डी एक्स यहाँ पे करना होगा, डी एक्स से इंटीग्रेट कर देंगे, वेरिएबल है। ओके बच्चों कर लेते हैं, तो कर लेते हैं बच्चों। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, और हम क्यों यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को हटा देते हैं? इसलिए हटा देते हैं क्योंकि x में हो रहा है और हम x ही ले रहे हैं, इसलिए cos 0 1 हो जाता है, इसलिए हम हटाते हैं। समझ में आना चाहिए क्यों हट रहा है ना। ओके, और कहाँ से बच्चों? x = 0 से 5 मीटर, 0 से 5 मीटर जा रहा है। ठीक है, तो f कितना है बच्चों? 7 - 2x + 3x स्क्वायर dx। ठीक है, 0 से 5 मीटर, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन 0 पे 0 होगा, मान लेते हैं यहाँ पे w हो गया, तो ओवरऑल w इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं, है ना। w इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना बच्चों? 7 का इंटीग्रेशन 7 × x आ जाएगा 0 से 5 -2 x का इंटीग्रेशन अपॉन 2 x स्क्वायर हो जाएगा कितना से 0 से 5 प्लस 3/3 हो जाएगा x का क्यूब फ्रॉम 0 से 5, है ना। 7 × 5 - 0 -1 × 25 - 0 प्लस 1 × 5 का क्यूब -0, तो कितना रहा बच्चों? 7 × 5 = 35 -25 प्लस 125, 100 में से 35 चला जाएगा तो बच्चों 65 आ जाएगा। आई थिंक कितना आंसर दिया है? 65 जूल नहीं दिया है क्या बच्चों? पता नहीं, आई थिंक कितना आंसर होगा इसका? 65 जूल आ रहा है बच्चों हमारा। तो ओवरऑल करना ऐसे ही है बच्चों, है ना। पता नहीं कहीं पे कहाँ पे गलत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है मेरे को, बट ऐसा ही होगा। 100 से 30 चलेगा, 65 ही तो आ रहा है यार। ओके बच्चों, पता नहीं कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट प्रोसीजर ऐसा है ना, प्रोसीजर ऐसा है, हमें ऐसे ही करना होगा। ठीक है, आसान है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। बच्चों यहाँ पे लगता है मुझे प्लस करना था, मैंने माइनस कर दिया, उसके लिए मेरे को देखिए ये घटाएंगे तो 100 और 35 135 हो जाएगा ना, वो मैंने थोड़ा गलत कर दिया, सॉरी बच्चों सॉरी, मैं माइनस कर दिया ना, 135 आएगा ना। ठीक है, 135 जूल आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, एक और सवाल है, आसान सा है बच्चों। देखिए, वर्क डन इन टाइम टी, घबराना नहीं है सवाल, देखिए करना है। मास एम है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम दे दिया, वर्क डन इन टाइम टी बोल रहा है, वर्क डन इन टाइम टी सेकंड में वर्क डन बताना है, विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब u का वैल्यू 0 था रेस्ट से, टू स्पीड v पे चला गया इन टाइम t1। अच्छा, ये तो वर्क डन वाली टाइम है, लेकिन बोल रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ जीरो वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक, तो टाइम t1 लगा।
ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, वर्क डन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। तो वर्क डन कितना होगा बच्चों? वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डी एस होता है, एफ एस होता है, एफ एस ही तो होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखा हूँ, डॉट कर देता हूँ, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे टाइम टी में बोल रहा है। ओके, तो एफ क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू एम मास है, और एक्सेलरेशन मान लेता हूँ इसका कितना होगा बच्चों? ए मान लेता हूँ, एक्सेलरेशन ए होगा। और मान लेता है कि थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन बात नहीं किया तो 0 ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा। ठीक है, और एस आ जाएगा यहाँ पे, एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा बच्चों? अगर एक्सेलरेट हुआ है तो हम ऐसे बता सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, एस जो होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो इनिशियली तो ऑब्जेक्ट 0 था, रेस्ट पे था, तो एस वेक्टर जो हमारा आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, है ना बच्चों? हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। कर देते हैं एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे फिर आ जाएगा हमारे पास मास इंटू एम बाई टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर को हमको हटाना होगा, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक्सेलरेट हुआ था ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ था। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो v फाइनली इनिशियली 0 था, अपॉन टाइम t कर देंगे, t1 था, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v अपॉन t1। ठीक है बच्चों, ये लिख सकते हैं यहाँ पे m बाई टू इंटू ए का स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर अपॉन t1 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये आ रहा है बच्चों, कितना आंसर दिया है? इतना दिया है। इसमें हमको लग रहा है ये वाली ये मैच कर रहे हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर अपन टी1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये आंसर होगा, डी आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आसान है यार। आपको समझ में आ रहा है कहाँ पे T1 कहाँ पे T लेना था? ये T1 इसीलिए लेना था क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट होकर v वेलोसिटी तक जा रहा था। ठीक है, इसलिए इसमें ये लिए हैं, लेकिन इसमें इसलिए नहीं लिए क्योंकि जब ये एक्सेलरेट हुआ ना बच्चों तो टाइम t लगा था, इसलिए देखिए वर्क डन यहाँ पे। लेकिन इसमें ये रेस्ट से स्टार्ट होकर v वेलोसिटी गेन कर रहा था, यहाँ पे v का यूज नहीं है, इसलिए हम इस यहाँ पे T1 का यूज नहीं किए हैं, है ना। यहाँ पे v का यूज कहीं पे भी नहीं है, इसलिए T1 का यूज नहीं किए हैं। t का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बॉडी जो था मास m का था और वर्क डन हो रहा था टाइम t में, इसीलिए ये। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। चलते हैं आगे, एक और सवाल आसान सा देख लेते हैं बच्चों। पार्टिकल मूव कर रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स दिया हुआ है, जल्दी से कर लेते हैं। फोर्स दिया cx, कहाँ से जा रहा है? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x1 तक। तो वर्क डन कितना होगा? वही f डॉट डी एस कर देते हैं, डी एक्स कर देते हैं क्योंकि x वाली हो रही है, तो डी डब्ल्यू, तो वर्क डन आ जाएगा हमारा 0 से वर्क डन। यहाँ से x इक्वल टू 0 से x1 पे जा रहा है, तो f कांस्टेंट है बाहर, सॉरी f कांस्टेंट का है, cx है ना बच्चों, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, f है cx। ठीक है, cx dx होल का इंटीग्रेशन 0 से x1 तक, तो c x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो 0 से x1 तक ले जाएंगे और फिर c x स्क्वायर अपॉन 2 आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्क डन, ये आ जाएगा। ठीक है, आसान है बच्चों, करेंगे तो आसान लगेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, काफ़ी इजी होगा, चीज़ों को समझिए, है ना। आएगा समझ में तभी सवाल होगा ना, तो समझिए, समझेंगे तो आएगा। ओके, बाकी आसान है, जेई भी आसान है, ऐसा बहुत हार्ड नहीं है, हमने भी क्लियर कर रखा है, हमें भी समझ में आता है, आसान है बच्चों, करेंगे तो हो। ओके, चलिए बाय।